Hello friends, good evening. This is my third part of कोविड-19 डिजीज़। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कोविड-19 के बारे में। उसमें कोविड-19 का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें थी। पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, जिसमें प्रिवेंशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट इन कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम थर्ड पार्ट, तो जैसा कि आप देखिए, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट या कार्डियोपल्मोनरी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं आर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर द पॉपुलेशन ऑफ दीज पेशेंट्स एंड प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंजर्वेटिव केयर एंड ट्रीटमेंट। लाइक ट्रीटमेंट में आप क्या क्या देखिए, चेंजेस पॉस्चर, फंक्शनल मोबिलिटी एंड व्हाइल इनवेसिव मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट इज बीइंग बीन्ड। ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द रिसेंट रिसर्च एविडेंस फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसमें ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा रोल है रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट का। जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। वो पॉस्चर चेंज करके, मोबिलिटी दे करके और बहुत सारी टेक्निक के थ्रू एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर फर्स्ट, माइल्ड केसेस विदाउट सिग्निफिकेंस रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। माइल्ड केसेस में जिसमें रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट एयरवे क्लियरेंस के लिए नहीं हम रेफ़र करते हैं। सेकंड, माइल्ड केसेस है या निमोनिया है एंड कोई एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी और न्यूरोमस्कुलर कोमार्बिडिटी है। मीन्स माइल्ड केसेस हैं तो या निमोनिया पेशेंट को है, लेकिन साथ ही साथ उसे और भी प्रॉब्लम है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रांकियोटेक्सिस, सीओपीडी। तो इस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं एयरवे क्लियरेंस के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो अनेबल होता है इंडिपेंडेंटली सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए। ओके फ्रेंड, थर्ड क्या कंडीशन होती है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, माइल्ड सिम्टम्स आर निमोनिया एंड एविडेंस ऑफ एक्यूडेटिव कंसोलिडेशन। एक्यूडेटिव कंसोलिडेशन का मीन्स होता है कि जो हमारा लंग्स है उसमें कंसोलिडेशन हो गया है, प्लस एक्यूडेट का भी फॉर्मेशन हो गया है, विद डिफ़िकल्टी क्लियरिंग आर इनएबिलिटी टू क्लियर सिक्रीशन इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, वीक ineffective and moist sounding cough, tactile prematous on chest wall, moist wet sounding voice, audible transmitted sound। अगर पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं एयरवे को क्लियर करने के लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट इस कंडीशन में अनेबल होता है, इनेबिलिटी उसमें होती है, कैपेबल नहीं होता है कि खुद से इंडिपेंडेंटली एयरवे को क्लियर कर सके। ओके, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है जिसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं वो है सीवियर सिम्टम्स। अगर पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स हैं या सीवियर केसेस हैं, सजेस्टिव ऑफ निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फ्रीक्वेंट या सीवियर और प्रोडक्टिव कफिंग एपिसोड्स, चेस्ट एक्सरे या चेस्ट सीटी स्कैन, लंग्स अल्ट्रासाउंड चेंजेस कंसिस्टेंट विद कंसोलिडेशन। तो इसमें जो हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे या CTSS या लंग अल्ट्रासाउंड, तो इसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में भी जो हमारा पेशेंट होता है वो अनेबल होता है, उसमें इनएबिलिटी होती है सिक्रीशन को
क्लियर करने में, तो उस टाइम पर हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ इंडिकेशन है, जो फिफ्थ गाइडलाइन है, एनी पेशेंट एट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर विद एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फंक्शनल लिमिटेशन, या फंक्शनल लिमिटेशन हो गई है या रिस्क है डेवलप होने का, तो उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं। जब हमें फॉर एग्जांपल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन इन आईसीयू पेशेंट विद सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन, फंक्शनल लिमिटेशन आ जाता है या फंक्शनल डिक्लाइन आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आके बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू वो एक्सरसाइज करवाता है, थेरेपी देता है। ओके गाइज, तो ये रहा हमारा, देखिए फाइव गाइडलाइंस हैं जिसमें जिसके थ्रू हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं। मीन्स अगर ऐसे 5 केसेस हैं तो उसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट को रिफ़र करते हैं पेशेंट को। देन प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी टेक्निक। फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करने से पहले प्रिपरेशन, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को भी प्रिपेयर होना पड़ता है, पेशेंट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जिस हॉल में, जिस रूम में, जिस वार्ड में हमें फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करनी है उसमें भी, तो हम सबसे पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसको वॉश योर हैंड एंड देन बियर स्टेराइल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक गाउन और एप्रन, देन मास्क, देन गॉगल्स या फेस शील्ड, देन ग्लव्स एंड शूज। पेशेंट को जो कफ हाइजीन है उसे देना है, और अगर पॉसिबल है तो फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट से एटलीस्ट 2 मीटर के डिस्टेंस बना के रखना है। अगर पेशेंट एबल है, जो सिक्रीशन निकल रहा है, जो स्पुटम निकल रहा है, उसको खुद टिश्यू पेपर में ले सकता है। तो अगर पेशेंट अनेबल है, नहीं ले सकता है, तो कोई जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो हेल्प करेंगे। ओके गाइज, तो ये प्रिपरेशन रहा फिजियोथेरेपी अप्लाई करने से पहले। उसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी या रेस्पिरेटरी केयर। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या, सबसे पहले एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। सबसे पहले हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक अप्लाई करते हैं, लाइक पोजिशनिंग चेंजेस, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, मैनुअल एंड आर वेंटिलेटर, हाइपर इन्फ्लेशन, परकशन एंड वाइब्रेशन, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर थेरेपी, मैकेनिकल इंसफ्लेशन, एक्सफ्लेशन, ये सारी टेक्निक हम अप्लाई करते हैं एयरवे क्लियरेंस में। देन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एंड इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग फॉर पेशेंट विद रिब फ्रैक्चर। अगर पेशेंट का रिब फ्रैक्चर हो गया है किसी भी वजह से, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं, कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग टेक्निक। ओके गाइज, NIV मीन्स नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस करने के लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन टेक्निक का भी हम यूज करते हैं। ओके, आर इन द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्योर आर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया है तो उसके मैनेजमेंट में भी हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं, या एक्सरसाइज के लिए। टेक्निक टू फैसिलिटेट सिक्रीशन क्लियरेंस। अभी हमने देखा ऐसे टेक्निक जो एयरवे क्लियरेंस टेक्निक थी, अब टेक्निक टू फैसिलिटेट सिक्रीशन क्लियरेंस, फॉर एग्जांपल असिस्ट और स्टिमुलेट कप मैन्यूवर्स एंड एयरवे सक्शनिंग करते हैं। देन एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एंड मोबिलाइजेशन करवाते हैं। मोबिलाइजेशन में जैसे रिब रोटेशन है, चेस्ट वाल रोटेशन है, चेस्ट वाल एक्सटेंशन है, ये सारी टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ट्रेकियोस्टॉमी। अगर ट्रेकियोस्टॉमी मीन्स किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, जो कि हम आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। कोविड-19 पॉजेज सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन फॉर रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। तो कोविड-19 में रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा ही रोल है। मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन, अगर मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन भी टेक्निक अप्लाई करते हैं।
एज इट इन्वॉल्व डिसकनेक्शन आर ओपनिंग ऑफ वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट या जो वेंटिलेशन होता है उसको उसके ओपनिंग में काम करता है। अवॉइड मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन एंड यूटिलाइज, अवॉइड मैकेनिकल हाइपर इन्फ्लेशन एंड यूटिलाइज वेंटिलेटर हाइपर इन्फ्लेशन। मैकेनिकल हाइपर इन्फ्लेशन को अवॉइड करता है और वेंटिलेटर हाइपर इन्फ्लेशन को यूटिलाइज करता है इफ़ इंडिकेटेड। फॉर एग्जांपल सपोर्टिव प्रेजेंटेशन इन आईसीयू इफ़ लोकल प्रोसीजर आर इन प्लेस। ओके गाइस, देन पोजिशनिंग में पोजिशनिंग इंक्लूडिंग ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज टेक्निक का अप्लाई करते हैं, पास्चुलर ड्रेनेज करवाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कैन कंटिन्यू टू एडवाइज ऑन पोजिशनिंग रिक्वायरमेंट फॉर पेशेंट। जैसे जैसे पेशेंट को पोजिशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस देता रहता है। ओके, देन प्रोन पोजिशनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। प्रोन पोजिशनिंग में फिजियोथेरेपिस्ट में हैव अ रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोन पोजिशनिंग इन आईसीयू। दिस में इंक्लूड लीडरशिप विद इन आईसीयू प्रोन टीम, providing staff education on prone positioning, example simulation based education session or assisting in turn as part of the ICU team। prone positioning पेशेंट को करवाते हैं। प्रोन पोजिशनिंग करवाने के लिए हमें प्रोन टीम की ज़रूरत होती है, एक दो हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो पेशेंट की पोजिशनिंग, अगर पेशेंट खुद अनेबल है तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, वो चेंज करेंगे, फिर हम प्रोन पोजिशनिंग करवाते हैं। ओके, देन ट्रेकियोस्टॉमी मैनेजमेंट। अभी हमने पहले बात किया था, ट्रेकियोस्टॉमी मैनेजमेंट में भी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकियोस्टॉमी एंड रिलेटेड प्रोसीजर। जब हम ट्रेकियोस्टॉमी करते हैं तो एरोसॉल जनरेट होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए एरोसॉल क्या होता है। एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर एक होती है, उससे एरोसॉल जनरेट होता है जिसे हम एयरबॉर्न पार्टिकल्स भी बोलते हैं या एरोसॉल भी बोलते हैं। इसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट भी बोलते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, तो ये जनरेट होते हैं। कफ डेफिलेशन ट्रायल एंड इनर ट्यूब चेंजेज, इसकी वजह से भी एरोसॉल जनरेट होते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए, इसके क्लियरेंस के लिए हम फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करते हैं। क्लोज्ड इन लाइन सक्शन इज रिकमेंडेड, तो इसमें हम सक्शन थेरेपी करवाते हैं। देन यूज, इसके बाद क्या करवा सकते हैं अगर किसी को ट्रेकियोस्टॉमी हुआ है तो इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग करवाएंगे। स्पीकिंग वाल्व एंड लीक स्पीच शुड नॉट बी अटेम्प्ट, पेशेंट को हम बोलने से मना करेंगे और बोलने नहीं देंगे। बी अटेम्प्ट अंटिल पेशेंट आर ओवर एक्यूट कंडीशन, जब तक पेशेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं आता। एंड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज रिड्यूस, इससे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाएगा। एयरबॉर्न प्रिकॉशन आर रिकमेंडेड विद इन्फेक्शियस पेशेंट विद कोविड-19 विद अ ट्रेकियोस्टॉमी। मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रेकियोस्टॉमी हुआ है, उसको कोविड-19 भी है, तो एयरबॉर्न जो प्रिकॉशंस है, क्योंकि उसमें जो एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर हुई होगी, क्योंकि ट्रेकियोस्टॉमी हुआ है तो उसमें एरोसॉल जनरेट हुए होंगे, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए एयरबॉर्न प्रिकॉशंस देना अति आवश्यक है, ये नेसेसरी है। देन अदर एक्सरसाइज भी हम करवा सकते हैं कोविड पेशेंट में, लाइक पैसिव, एक्टिव, असिस्टिव, एक्टिव और रजिस्टिव एक्सरसाइज टू मेंटेन और इम्प्रूव जॉइंट इंटीग्रिटी एंड मसल स्ट्रेंथ। ओके, मोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन, कोई बेड रेडर पेशेंट है तो बेड मोबिलिटी करवा सकते हैं। सिटिंग आउट ऑफ बेड, सिटिंग बैलेंस, सिट टू स्टैंड, वॉकिंग, टिल्ट टेबल, स्टैंडिंग वेस्ट, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब एर्गोमेट्री, ये सारी टेक्निक हम करवा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करवाते हैं कोविड पेशेंट में, कि कौन कौन सी, ऑटोजेनिक ड्रेनेज, सेगमेंटल ब्रीदिंग, डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, पल्स लिप ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो करवाते हैं। ब्रीथ फोकस टेक्निक, लायंस ब्रीद, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीद, जिसे हम योग में अनुलोम विलोम बोलते हैं। इक्वल ब्रीदिंग एंड रिजोनेंट और कोहेरेंट ब्रीदिंग, तो ये सारी टेक्निक हम कोविड पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते भी हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है। अब अगर हम ये सारी फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्निक का बेनिफिट क्या है कोविड-19 में।
तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कैन हाउ एवर स्ट्रेंथन योर लंग्स which may reduce COVID-19 impact on your respiratory system। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है उसको ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ 19 randomized controlled studies found that breathing technique reduce shortness of breath, clearance of air passage, reduce difficulty in breathing। एक रिसर्च हुई है, उसमें ये पाया गया है कि जो हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं तो उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो रिड्यूस होता है, जो एयर पैसेज होता है वो क्लियर होता है, मीन्स सिक्रेशन क्लियर होते हैं, और जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है वो कम हो जाती है। मेनी अदर फिजियोथेरेपी टेक्निक रिड्यूस द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कोविड पेशेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो अदर फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं वो भी पेशेंट के सिम्टम्स को कम करते हैं और पेशेंट के लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये रहा आपका, थैंक यू, ये आपका रहा रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन कोविड-19। तो आपने देख लिया होगा रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन कोविड-19 में फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो गाइज ये वीडियो आप लोग देखिएगा अच्छे से, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज करके एक बार ज़रूर बताइएगा, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार जो फिजियोथेरेपी टेक्निक हैं उन्हें हम रिपीट कर दे रहे हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक, इसमें हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक अप्लाई करते हैं, पोजिशनिंग, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, मैनुअल और वेंटिलेटर, हाइपर इन्फ्लेशन, परकशन एंड वाइब्रेशन, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर थेरेपी, मैकेनिकल इंसफ्लेशन एक्सफ्लेशन, ये टेक्निक अप्लाई करते हैं एयरवे को क्लियर करने के लिए। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी अप्लाई करते हैं एयरवे को क्लियर करने के लिए। ऐसे ही इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपी का रोल ट्रेकेस्टॉमी में है, जो कि हमने आपको अभी आगे बताया था। ऐसे ही पोजिशनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, ग्रेविटी असिस्टेंट ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोन पोजिशनिंग करवाते हैं, देन ट्रेकेस्टॉमी में रोल है ही है। साथ ही साथ पैसिव, एक्टिव, असिस्टिव, रेजिस्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, मोबिलाइजेशन करवाते हैं, बेड मोबिलिटी करवाते हैं, सिटिंग बैलेंस, सिट टू स्टैंड, वॉकिंग, टिल्ट टेबल, स्टैंड पुस्ट, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब एर्गोमेट्री करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोजेनिक ड्रेनेज, सेगमेंटल ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, पल्स्ड लिप ब्रीदिंग, ब्रीद फोकस टेक्निक, ये सारे टेक्निक हम करवाते हैं कोविड पेशेंट को। इसका जो इफ़ेक्ट होता है, लंग्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, जो कोविड का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कोविड-19 में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।